ये सिमिलर ट्रायंगल्स पीपीटी आप लोग को, ये स्क्रीन आप लोग को, सब लोग को दिख रही है? यस सर। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलैरिटी, इसके कंसेप्ट के बारे में पहले बात करते हैं। ट्रायंगल्स तो अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल्स तो अपन बाद में पढ़ लेंगे, पहले क्या होती है सिमिलर फिगर्स और क्या होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर ये चीज क्लियर नहीं हो पाई तो फिर ये चीजें कभी क्लियर नहीं होंगी। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम एक चीज बोली थी कि आप लोग जो है अपना एक फोटो लेकर बैठना नेक्स्ट क्लास से पहले, पासपोर्ट साइज फोटो। ऐसा मैंने इसलिए बोला था बच्चों, क्योंकि ये मान लो आप हो, या आप क्या ये मान लो मैं हूं, ये नहीं, ऐसे क्यों मानोगे? ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, सुंदर सा हैंडसम सा मैं दिख रहा हूं। और नहीं, और अभी जो मैं हूं वो दूसरे तरीके का आपको दिख रहा हूं, बट माई डायमेंशंस विल बी जस्ट सिमिलर टू ईच। जैसा मैं वहां पे था, जैसा मैं इस पिक में दिख रहा हूं, वैसा ही मैं अभी भी होऊंगा, वैसा ही मैं अभी भी रहूंगा, बट माई फेस विल बी, अभी क्या है, अभी मेरा फुल साइज इमेज एक 14 इंच के लैपटॉप में है, और ऐसे क्या है, मैं 6 फीट का हूं, तो माई फेस हैज बीन डिमिन्स्ड। मेरे फेस के डायमेंशंस वही होंगे, बट उनका रेशियो अलग अलग होगा। व्हाट आई मीन टू से इज, जो आपकी इमेज होती है और जो आप होते आप ही हो वहां पे, लेकिन आपकी जो डायमेंशन, आपके हाथ जो है वो प्रोपोर्शनली छोटा हो जाएगा, आपका पैर जो है वो प्रोपोर्शनली छोटा हो जाएगा, आपका जो फेस है प्रोपोर्शनली थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो दीज टू थिंग्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कोई वेब पेज है आपका, ठीक है, अगर आप एक उस वेब पेज को, या अगर आप किसी पीडीएफ को, अगर आप छोटे स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसकी साइज को इंक्रीज करोगे, उसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करोगे। लेकिन अगर आप उसी को, अगर आप एक 52 इंच स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप उसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज नहीं करोगे। सो जब आप किसी की फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, व्हाट यू डू इज यू इंक्रीज द डायमेंशंस इन प्रोपोर्शनैलिटी। आप डायमेंशंस को प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्रीज करते हैं। अगर आप उनके साइजेस को, अगर आप उसकी साइज वैसे ही रखते हो, तो यू डोंट मेक एनी चेंज। सो बेसिकली किसी भी फिगर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इट इज नॉट वर्किंग। I can divide any two figure in two parts. One is congruent figure and another is similar figure. Congruent figure वो figures होती हैं जो कि exactly similar होती हैं। Exactly similar means they don't have any difference over each other. अगर एक figure को आप दूसरे figure के ऊपर रखोगे तो they will completely overlap each other. ठीक है। For example, पहला एक जो एग्जांपल हो गया, वो हो गया दो ट्रायंगल्स, ठीक है। दो ट्रायंगल्स के two triangles are congruent. Two triangles are congruent if their angles are equal and their length of their sides are equal. Two triangles are congruent if their angles are equal and their sides are also equal. तभी वो दो triangles congruent हो सकते हैं। या दो सर्किल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका रेडियस सेम होगा। भाई रेडियस सेम होगा, जैसे मान लो दिस इज सर्किल नंबर 2 एंड दिस इज सर्किल नंबर 1। अब इन दोनों सर्किल का रेडियस सेम है, तभी तो इस सर्किल को आप उठा के इस सर्किल के ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू ओवरलैप दिस सर्किल ऑन दैट सर्किल। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का कंसेप्ट ही यही होता है कि दो फिगर्स जिनके सारे डायमेंशन सेम हो। अब ए सर्किल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रेडियस। सर्किल का डायमेंशन क्या है? उसका रेडियस। ट्रायंगल का डायमेंशन क्या है? उसका लेंथ और उसका एंगल। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। टू फैंस, दो पंखे जो कि किसी भी सेम कंपनी ने बनाए होंगे, एंड प्रोवाइडेड द कंडीशन दैट दे आर नॉट डिफेक्टिव,
Okay, two fans which are being made by same company, same manufacturer, these two fans will be similar to each other. आपकी एनसीईआरटी की बुक और आपके फ्रेंड की एनसीईआरटी की बुक, ये दोनों, आई बेग योर पार्डन, आई यूज द टर्म सिमिलर बट दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. आपकी एनसीईआरटी की बुक और आपके फ्रेंड की एनसीईआरटी की बुक, ये दोनों बुक्स क्या होंगी? ये दोनों बुक्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी. बट सिमिलर फिगर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो आपके एनसीईआरटी की बुक और आपके फ्रेंड की एनसीईआरटी की बुक की कॉपी, बुक की इमेज, ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर होंगी. जरूरी नहीं है कि ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो. एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ आप लोग को. आप सबने उस एग्जांपल को पढ़ा है. जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, तो आप सभी को पता है कि आपकी जो इमेज बनती है वो सेम टू सेम आपकी लेंथ की बनती है. ठीक है, इट इज नॉट मैग्निफाइड. So in that case, the image that is formed is a congruent image. That will be congruent image. लेकिन अगर आप खड़े हो और आपके सामने, अगर आप किसी कनकेव या कन्वेक्स मिरर के सामने खड़े हो, in that case जो इमेज बनेगी, that will be magnified. या तो वो इमेज बड़ी बनेगी या तो वो इमेज आपसे छोटी बनेगी, depending upon your position also. So in that case, the images will be similar. Similarity is just magnification. Similarity is magnification. अगर which will not be congruent, Krish? क्या congruent नहीं होगा क्रिश, प्लीज बताइए. So anyways, तो आपकी इमेज आप प्लेन मिरर से जो बनेगी, that will be a congruent image because it will be of the same length. और अगर वही आपकी इमेज किसी कन्वेक्स या कनकेव मिरर से बनेगी, तो that won't be a congruent image, that will be a similar image. Similarity is just another word for magnification. अगर magnification, तो मैंने भी तो वही बोला कि it will be similar image, it won't be a congruent image. When I am also saying the same thing, Krish, if you are standing in front of a convex mirror or a concave mirror, in that case your image will not be a similar image. Your image will not be a congruent image. It will be a similar image. When I also said like that, okay, maybe with the flow I said something wrong, but the point is, if you are standing in front of a concave or in front of a convex mirror, your image will not be a congruent image, it will be a similar image. Okay, now I guess I am correct. ठीक है. अब similarity is just equivalent to magnification. ये जो हमारा similarity होता है ना, this is just another word for magnification. Similarity is another word for magnification. उठा लो तो भी उठा लो, बताइए कौन है. Just a minute, हाँ, one student is calling. Hello. One student was unable to get connected in the class. Okay, so तो मैं ये बोल रहा था कि similarity is just
another word for magnification. Magnification can be greater than 1 also, and magnification can be smaller than 1 also. अगर मैं इस triangle को reference मानता हूँ, suppose I am talking about this triangle and this triangle, so in this case magnification is greater than 1. But if I do the reverse, if I talk about say this is if my triangle number 1 and this is my triangle number 2, in that case magnification will be less than 1. But in both the cases these two triangles will be similar triangles. दोनों cases में जो triangles होंगे वो similar triangles होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके जो dimensions हैं they will be proportional. अब दो triangles similar triangles कब होते हैं, हालांकि we will be dealing with this thing in big detail, but दो triangles similar triangles कब होते हैं, suppose करो if this is triangle if this is triangle ABC and if this is triangle DEF, two triangles, triangle ABC is said to be similar to triangle DEF if angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. Further, AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. दो ट्रायंगल्स सिमिलर तभी होते हैं जब उनके तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएं और उनके जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शनल में रहें. Two triangles are ABC and triangle DEF are proportional if condition number 1 corresponding angles are equal, that is angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F, and condition number 2 AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी की दो कंडीशंस होती हैं. आगे चलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. किसी को यहाँ तक के डिस्कशन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. किसी को यहाँ तक के डिस्कशन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. Anybody else? जिसको कोई डाउट हो भाई. कोई डाउट नहीं किसी को? चलो ठीक है, जब किसी को कोई डाउट नहीं है सो वी विल क्विकली मूव अहेड. नेक्स्ट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, ठीक है, जिसको अपन थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं. द थ्योरम सेज इन ए ट्रायंगल ABC in which a line parallel to BC intersects two other sides AB and AC at D and E respectively. क्या कहना चाह रहे हैं ये कि देखो भाई, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, यहां बनाते हैं, यहां पे अच्छे से बना सकते हैं. दिस इज ए ट्रायंगल ABC फाइन in which DE is a line which is parallel to BC, ठीक है. DE is a line which is parallel to BC. अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, अब मुझे ऐसा प्रूफ करना है कि AD अपॉन BD is equal to AE अपॉन EC, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है. नाउ एक बात याद रखो बच्चों, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ. आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है और लगभग ये थ्योरम हर साल पूछी ही जाती है. ये थ्योरम हर साल पूछी जाती है, तो इस थ्योरम को एकदम याद कर लो. पहले तो समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता है पहले तो समझो, फेब तक जनवरी तक समझो, नहीं समझ में आता जनवरी तक तो उसको याद कर लेना, ठीक है.
अब देखो, हालांकि इस थ्योरम में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत ही आसान थ्योरम है, वन ऑफ द इजिएस्ट थ्योरम दैट यू विल एवर सी। देखो करता है इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं इन्होंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है। कंस्ट्रक्शन में इन्होंने ये किया है कि बीई और सीडी को ज्वाइन कर दिया है और दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डीएम और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ईएन। ठीक है, जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है अपन भी वही कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन ये किया है कि इन्होंने इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, बीई को ज्वाइन कर दिया है और सीडी को ज्वाइन कर दिया। दूसरा इन्होंने कंस्ट्रक्शन ये किया है सर कि एक इन्होंने ड्रॉ किया है डीएम विच इज परपेंडिकुलर टू एई और दूसरा इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये EN which is perpendicular to AD। अब इसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ही, देखते क्या पर्पस हो सकता है। अब हमेशा ज्योमेट्री के प्रूफ में ये याद रखना कि हमें जो है किसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो चाहिए और राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो चाहिए। ये प्रूफ तो मैं आप लोग के लिए इसलिए लिख कर आया था, दैट वाज फॉर माय बैकअप, अगर मान लो मैं कभी भूल गया तो। या ये प्रूफ मैं आप लोग को के लिए इसलिए लिख कर लाया था क्योंकि ये आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। दिस इज ट्रू कॉपी ऑफ व्हाट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे, जब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है। बट समझ, लेकिन इसको अगर आप समझने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। लेकिन अगर आप लिखने की बात कर रहे हो कि वो हाउ आई विल राइट इट such that you will get 5 out of 5 और 10 out of 10, उसके लिए जो जो यहाँ पे जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मुझे कहीं से किसी भी तरीके से एडी चाहिए और एक रेशियो मेरे को बीडी चाहिए। तो एडी मुझे कैसे मिल सकता है? अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई की बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं, तो ट्रायंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यह हमें पता है। तो अगर मैं एडी ट्रायंगल के एरिया एडीई, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, then I can say that, and I want that area in terms of this side AD. So I can say that it will be half into AD into EN, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द साइड। अब अगर मैं इस ट्रायंगल एडी की बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल एडी की बात करूं, यहाँ पे देखना ध्यान से, तो ई से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है EN। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE in terms of AD will be how much, half into multiplied by AD multiplied by EN। सिमिलरली एक और ट्रायंगल की बात करते हैं। एक ट्रायंगल की हम बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की, देखना ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब इस BDE ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सर? इट विल बी अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो इट विल बी हाफ इंटू EN इंटू BD। ठीक है, ये हो गया एरिया इसका। अब अगर मैं इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर देता हूं, इसको मान लो सेकेंड और इसको मान लो फर्स्ट, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, सो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड will give me area of ADE divided by area of BDE is equal to AD upon BD। area of ADE divided by area of BDE is equal to AD upon BD। ये समझ में आया कैसे आया? Because area of triangle ADE is half into AD into EN and area of triangle BDE is half into BD into EN। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो EN will get cancelled। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ भाई तो EN will get cancelled, half and half will get cancelled, so it will be half
AD divided by BD. Similarly, I can say that this area of triangle ADE is also equal to half into AE into DM. ये जो ADE ट्रायंगल है इसका एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू DM. देखो सर कैसा आया, हाफ तो होता ही है, AD ये वाली साइड हो गई और AD साइड पे बनने सॉरी AE ये वाली साइड हो गई और AE साइड पे बनने वाला परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स इज DM. So area of this triangle is also equal to half into AE into DM. Further, area of triangle CDE is equal to half into CE into DM. Half into CE into DM. ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को अपन जब डिवाइड करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन CE. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई. अब देखो, अब मैं आपको यहां से थोड़े से पीछे लेकर जाता हूं, जब आप 9th क्लास में थे तब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिस DE इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है, से यस और नो. और दूसरा आपके क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है सर कि ये जो ट्रायंगल, और दूसरा आप ये देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल BDE है, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन बेस DE. और ये वाला जो दूसरा वाला ट्रायंगल है, से दिस वन, इसका जो बेस है वो भी है, क्या है, DE. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था सर, जब हम लोग छोटे थे 9th स्टैंडर्ड में थे, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स का बेस सेम हो और एंड इफ दे आर ड्रॉन ऑन सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, क्या क्या, पहली कंडीशन सेम बेस, और दूसरी कंडीशन ये कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस. तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है. नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर नहीं लिखोगे एग्जाम में तो यू विल लूज योर मार्क्स. तो आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया, अगर सेम बेस पे ड्रॉ किया गया है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ किया गया है, दैट मींस द टू ट्रायंगल्स विल हैव इक्वल एरिया, द टू ट्रायंगल्स विल हैव इक्वल एरिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE will be equal to area of triangle, this is CED. यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया आ गया वो मेरे पास इक्वल आ गया. ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आ गई. इस रिजल्ट को अपन अभी आगे यूज करेंगे. ठीक, चलो आगे देखते हैं. अब हुआ क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE था, ये तो हमें पहले से ही मालूम था. तो हमारा जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle ADE divided by area of triangle CDE. हमने क्या किया, हमारे जो दोनों रिजल्ट्स आए थे, इस रिजल्ट को अगर आप इक्वेशन नंबर 5 मान लो, इस रिजल्ट को अगर आप इक्वेशन नंबर 6 मान लो, तो मैंने 5 को 6 से इक्वेट करने की कोशिश की और देखा मैंने ऐसा पाया कि 5 इज इक्वल टू 6. वाई 5 इज इक्वल टू 6 बच्चों, क्योंकि 5 के जो रिजल्ट में जो न्यूमरेटर है, 5 और 6 में जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, और डिनोमिनेटर मैं अभी प्रूफ कर चुका हूं कि डिनोमिनेटर इज आल्सो सेम. तो अगर किसी इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगी.
So from above result, I can say that area of triangle ADE divided by area of triangle BDE will also be equal to area of triangle ADE divided by area of triangle CDE. और इसको अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD, अब जो भी रेशियोज थे वो लिख दो, AD अपॉन BD is equal to AE upon CE. This is how this theorem is supposed to be proved. ठीक है, मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग देख लो, अगर कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज आस्क, क्योंकि अगर ये थ्योरम अभी समझ में नहीं आएगी बच्चों तो फिर ये थ्योरम बहुत परेशान करेगी। तो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। No, sir. No doubt? Why there are less students today? Maybe it's because of the rainfall. Maybe it's because of the rainfall. चलो चलो ठीक है, जब किसी को कोई डाउट नहीं सर, कैन यू शो द लास्ट स्लाइड? यस, व्हाई नॉट। हाँ जी, देखिए you can unmute yourself and you can speak. Manas, you can unmute yourself and you can speak, no issue. ठीक है, चलो। So this was BPT थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अब इसके बाद भी अपन बात करेंगे इस थ्योरम के कन्वर्स की। ये थ्योरम आई गेस सभी लोगों को समझ में आ गया। सर प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप एज आई ज्वाइन लेट। चलो, ये थ्योरम सबको समझ में आ गई? आई गेस आ ही गई, आई गेस सबको आ गई है, बिकॉज नोबडी इज आस्किंग एनी डाउट। सो ये थ्योरम आई गेस सबको समझ में आ चुकी है। Now what we will do is we will move to the next topic, that is the converse of this theorem. We will be doing lot of questions here. Don't worry about it. I have brought lot of questions for all of you. We will be doing them. But first of all, let us do the converse of this theorem. Okay. So the converse of this theorem states that, what is the converse now? If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. कहने का इनका ये मतलब है भाई, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और इस ट्रायंगल ABC में ये कोई लाइन है सपोज DE, ओके, एंड इफ दिस लाइन, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि AD अपॉन BD is equal to AE upon EC। ये कह रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है ABC in which DE is a line that divides AB and AC such that AD upon BD is equal to AE upon EC। तो आपको ये प्रूफ करना है कि this BE is parallel to BC। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं। दिस थ्योरम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपके एग्जाम में थ्योरम ना पूछ के उसका कन्वर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दिस कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, हमने ऐसा कई बार, देखो जब अपन √2 का प्रूफ पढ़ रहे थे कि √2 इज नॉट एन इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर, तो हमने उसका प्रूफ कैसे किया था, याद करने की कोशिश करो। हम लोगों ने ये कहा था कि लेट √2 इज ए rational number, then we gave some proofs to contradict what we had imagined। same चीज हम यहाँ पे करेंगे। yes, you're correct। same thing हम यहाँ पे करेंगे कि we will assume here, we will assume something else, then we will contradict our assumption, and then we will say that what we had assumed is wrong, so जो दिया हुआ है वो correct है, ठीक। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि चलो मान लिया कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल नहीं है।
हमें जो प्रूफ करना था कि ये जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, बट चलो हमने ऐसा मान लिया कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। इन दैट केस क्या होगा, कोई दूसरी लाइन तो होगी ही डी से जो कि बीसी के पैरेलल होगी। भाई ये तो अपन ने ज्योमेट्री में पढ़ा है ना, ये मान लो कोई लाइन है, ठीक है, और ये मान लो कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच सकता हूँ। ऐसा तो अपन ने कोई, इसमें तो अपन कुछ गलत बोल नहीं रहे हैं। तो हमने ये बोला कि ये जो लाइन डीई दी हुई है, माना कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो कोई दूसरी लाइन होगी डीएफ जो कि इस बीसी के पैरेलल होगी। फाइन। तो अगर ऐसा है तो फिर देखो थेल्स थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि थेल्स थ्योरम तो यहाँ पे प्रूव ऑलरेडी प्रूव्ड है, वो तो वेरीफाइड है, तो उस थ्योरम का हम लोग यूज कर सकते हैं। एक बात याद रखना, शायद आपको 9th में बताया भी गया होगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब आप थ्योरम का प्रूफ करोगे तो आप ऐसी कोई चीज नहीं लिखोगे जो आपको नहीं पता हो, आप वही चीज लिखोगे जिसका जिसका आपके पास कंक्रीट प्रूफ होगा, आप वही चीज लिखोगे, अदरवाइज आप उसको नहीं लिखोगे। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से हमने ये पढ़ा है भाई कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC। क्योंकि AF अपॉन FC क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमने ये माना था कि दिस DF is parallel to BC, since DF is parallel to BC, therefore AD upon BD will be equal to AF upon FC। अब मुझे एक और बात मालूम है सर कि मेरे को ऐसा दिया हुआ है कि AD upon BD is also equal to AE upon EC। ये कंडीशन मुझे दी हुई है, तो अगर मैं इसको बोलता हूं सर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे बच्चों, बताना जरा मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कैन आई से दैट AF upon FC will be equal to AE divided by EC। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीजें सेम क्वांटिटी के इक्वल थी, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग हियर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ना, इसलिए ये जो लिखा है इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ क्योंकि कलर का थोड़ा इश्यू आ जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या प्रूफ किया था अभी तक, ये किया था AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूफ किया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड पे 1 ऐड कर देता हूँ। कर दो सर 1 ऐड। जब अपन ने पढ़ा था, जब अपन फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो अपन एलसीएम लेते हैं, तो माय न्यूमरेटर विल बी AF प्लस FC अपॉन FC will be equal to AE plus EC upon EC. So this will be AC upon FC plus I beg your pardon, AC upon FC will be equal to AC upon EC। ठीक है, अब न्यूमरेटर्स तो कैंसिल हो गए, दैट मीन्स EC is equal to FC, दैट मीन्स EC is equal to FC। अब EC और FC तभी इक्वल हो सकते हैं ना। अब देखो ये EC है, ये FC है, तो EC और FC तभी इक्वल हो सकते जब E और F कोइंसाइड करें, अदरवाइज तो EC और FC इक्वल हो ही नहीं सकते। एक लाइन पे AC एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे एक पॉइंट है E, एक पॉइंट है F और एक पॉइंट है C, एंड दे आर आल्सो सेइंग दैट EC इज इक्वल टू FC। तो सर सोच के बताओ ये चीज कब पॉसिबल है, जब E और F दोनों कोइंसाइड करें, तभी तो पॉसिबल हो सकती है ना, अदरवाइज तो दिस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू फुलफिल, और किसी भी कंडीशन में ये कंडीशन तो फुलफिल हो नहीं सकती है। सही, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
कोई कुछ किसी के पास कोई और दूसरा क्रांतिकारी आइडिया हो तो बताओ मेरे को। माय डियर, ये कंडीशन तो उसी कंडीशन में फुलफिल हो सकती है ना जब ई और एफ दोनों कोइंसाइड करें, अदरवाइज तो इट्स नॉट गोइंग टू फुलफिल। दैट इज व्हाई वी से दैट कि ई एंड एफ, दिस कंडीशन इज ट्रू ओनली व्हेन ई एंड एफ इज कोइंसाइड्स। दैट मींस हमारी जो assumption थी वो हमारी assumption गलत थी, एंड इसका मतलब ये हुआ कि दिस बीई इज पैरेलल टू बीसी। That means our this DE is parallel to BC। इस तरीके से हम लोग इस थ्योरम के कन्वर्स को प्रूफ करते हैं। ये थ्योरम और इस थ्योरम का कन्वर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस थ्योरम हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन योर एग्जाम, मल्टीपल टाइम्स इन योर एग्जाम। ठीक है, चलो इसको इरेज कर दे, आगे बढ़े। से यस और Yes, नो। sir. चलो ठीक है, अब जो है मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा जो कि अपन ऑल्दो अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपके कैलकुलेशन में आपको बहुत साथ देंगी। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ा है, अब ये हो गया थ्योरम, हो गया थ्योरम, खत्म हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ क्वेश्चंस आप लोग कैसे करोगे, और जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग उन क्वेश्चंस को क्विकली कैसे करोगे। देयर विल बी ए लॉन्ग मेथड, नो प्रॉब्लम इन इट, बट आई एम ट्राइंग टू एक्लेमेटाइज यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो अपन ने ये पढ़ा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, पढ़ा ना। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में 1 ऐड कर देता हूं, तो व्हाट आई विल हैव AD अपॉन BD प्लस 1 विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। सो आई विल हैव AD plus BD is nothing but AB. So AB upon BD will also be equal to AC upon EC. So this is also a form of my equation. Equation number 2 इसको बोल लो या another form बोल लो इसको। Similarly, I can also say, AD upon AB will be equal to AE upon EC। ये भी आपका फॉर्म होता है। कई बार क्या होता है, अब एक चीज और बता दूं आपको, कई बार क्या होता है आपको लेंथ ऑफ साइड दे देगा और एक साइड आपको दे देगा। ठीक है, मान लीजिए आपको AB दिया होगा से 6, AD दिया होगा आपको से 4, और आपसे पूछ लेगा व्हाट इज BD अपॉन EC। ठीक है, इधर आपको AE दे दिया मान लो 2, और इधर ये दे दिया आपको AC दे दिया आपको मान लो 6। तो इन दैट केस वे वो वेरीफाई कर लेंगे कि BPT वैलिड है कि नहीं है, वो देख लेंगे बाद में। लेकिन देखो अगर AB 6 दिया हुआ है और AD 4 दिया हुआ है तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू शुड राइट दैट BD विल बी इक्वल टू 2। BD विल बी इक्वल टू 2। अगर AD की पूरी लेंथ 6 दी हुई है और AD की लेंथ अगर 4 दी हुई है तो BD की लेंथ हो जाएगी 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू कि क्योंकि इसको जो है डिफरेंट बुक्स में एज ए कोरोलरी के नाम से देते हैं, बट दिस इज नथिंग बट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज। ठीक, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जिसमें से कुछ थ्योरम आप लोगों ने 9th में पढ़ी है, कुछ थ्योरम्स अभी आज की डेट में एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। आप लोगों के केस में इसमें से कोई भी थ्योरम आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। अब जो मैं आपको अगले 10 मिनट तक या 12 मिनट तक जो थ्योरम्स बताने जा रहा हूँ वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो रेजोनेंस का की बुक है उसमें ये थ्योरम्स दी हुई है और इन थ्योरम्स का यूज भी बहुत है। तो इन थ्योरम्स को पढ़ लो। we won't be discussing the proof of these theorems, we will be just discussing the theorem। पहली थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है सर, कुछ नहीं है। देखो मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, ये कलर कोडिंग ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कलर से।
कुछ चमक रहा हो या क्लियर नहीं दिख रहा हो तो ये ट्रायंगल है एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी में दिस, सपोज करो ये जो एडी है, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, what the theorem says, the internal bisector of an angle divides the divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle। तो इस एंगल ए को कंटेन करने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी और ए सी। तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी will be equal to BD divided by CD। This is nothing but internal angle bisector theorem। AB divided by AC is equal to BD divided by CD। ठीक है, इस थ्योरम का एप्लीकेशन कुछ जगह पे आता है, that is why this theorem is important। Earlier it used to be a part of NCERT curriculum, but now they have removed it। लेकिन क्वेश्चंस तो आएंगे भाई, क्वेश्चंस तो आएंगे ही, तो इसीलिए वो कुछ क्वेश्चंस टफ बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यस, यू कैन डायरेक्टली कोट दिस थ्योरम इन द एग्जाम। आप इसका स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब मान लो अगर अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ तो हमने सिर्फ इंटरनल एंगल की बात की थी, अगर मान लो हम एक्सटर्नल एंगल की बात करते हैं तब क्या होगा। एक्सटर्नल एंगल की बात करते हैं सर, मतलब ये माय डियर कि ये जो है ये एक एक्सटर्नल एंगल हो गया ए बी सी। सो अगर ये जो था, इफ दिस वाज द इंटरनल एंगल, सो दिस विल बी एक्सटर्नल एंगल। मान लो इसको दिस इज सम एक्स। तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, सपोज इट इज मीटिंग बीसी एट सम पॉइंट डी। ठीक है, ये भी जो बाइसेक्टर है वो बीसी को डी पॉइंट पे ही मीट कर रहा है। इन दैट केस आल्सो द रेशियो विल बी सेम, AB अपॉन AC will be equal to BD upon CD, but in that case D will be an external point। D जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा। It won't lie on BC, it won't lie between B and C। D will be an external point। ठीक है, ratio will always be the same, the ratio will be same here also, but उस केस में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बस इतना होगा कि D जो है वो B और C के बाहर कहीं लाई करेगा। सो दिस वाज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कुछ और थ्योरम्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। The next theorem is the line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। वही चीज है भाई, इसको अपन मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोला अभी, तो अपन ने ऐसा पढ़ा था ना कि कहीं से भी अगर कोई लाइन जा रही है, अपन ने थेल्स थ्योरम में यही तो पढ़ा था, ए बी सी है, ये डी और ई है। तो डी की पोजीशन और ई की पोजीशन हमें नहीं पता थी कि ये डी और ई क्या है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक स्पेशल केस बोल दिया कि सर अगर ऐसा हो जाए, मान लो कि ये जो डी है ये ए बी का मिड पॉइंट हो जाए। if D is AB midpoint of AB, then what I can say that कि E जो है वो भी AC का midpoint होगा। That means the line drawn from midpoint of one side of a triangle parallel to the third side bisects the third side। और हमारी थ्योरम क्या थी, देखो हमारी थ्योरम क्या थी, a line in which triangle ABC in which line parallel to BC intersects the other two sides। तो यहाँ पे अगर ये जो line है, if this line is passing through midpoint of one side, then definitely it will bisect the third side। क्योंकि देखो अगर AD upon BD is equal to AE upon EC है, this is by Thales theorem। But I also know that AD upon BD is 1 because मुझे ये दिया हुआ है कि this D is the midpoint of AB। That means AE upon EC will also be equal to 1, which gives me AE is equal to EC। यही तो यहाँ पे थ्योरम था ना,
This same thing was the theorem. तो द नेक्स्ट थ्योरम इज दिस, जिसको अपन मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं. द नेक्स्ट थ्योरम इज द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली. ठीक है, ये भी आराम से प्रूफ हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम से या बीपीटी के एप्लीकेशन से ये प्रूफ हो जाता है. नेक्स्ट इज if the diagonals of a quadrilateral bisect each other proportionally then it is a trapezium. ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है. A line parallel to the parallel sides of a trapezium divide the non-parallel side proportionally. बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो बेसिकली दीज टू थ्योरम्स वेर इंपॉर्टेंट. बाकी थ्योरम्स इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट हैव ए लुक एट दिस थ्योरम्स. ये थ्योरम सारी की सारी थ्योरम जो है अपन 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं. तो जस्ट हैव ए लुक एट दिस. ऐसा इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इन थ्योरम्स का यूज आएगा. अब नाउ वी विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हियर. करके बताइए. आपके पास ज्यादा टाइम तो नहीं है. यू गाइज हैव जस्ट हैव 2 minutes because we are left with very less time, so you guys are left with just 2 minutes. It's blur. No, the figure is not blur. You have to see this question here. फिगर तो दिया ही नहीं था वो तो. I just tried to make the figure. The figure is you are not supposed to even look at the figure also. Just look at the question. In a triangle ABC, D and E are points on side AB and AC respectively, such that DE is parallel to BC. If AD is 6, DB is 9, A is 8, you have to calculate AC. Sir, got the answer. Got the answer? Yes, let me verify. Because 20 even I don't, centimeter. know what will be the answer. Now, just wait. Huh? How much answer you are getting? 20. 20 centimeter. Yep. ओके गुड. चलिए देखिए क्या करना है. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल एप्लीकेशन है. एडी इज 6, AD is 6 here and your BD is 8. AD is 6, BD is 9 and AE is 8 and you have to calculate EC, sorry AC. तो AC आपको कैसे मिलेगा? AE plus EC से मिलेगा. तो सबसे पहले EC निकाल लो. तो EC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? ये 2/3 हो गया, ये यहाँ से 4 हो गया. तो EC will be equal to 12. Therefore, AC will be equal to 12 plus 8 which is equal to 20. ठीक है, AC will be equal to 12 plus 8 which is. हाँ जी सर, हम उसको प्रोपोर्शन बाय टोटल साइड भी तो कर सकते हैं ना, लाइक कर AD सकते बाय AB. कर सकते नो प्रॉब्लम. आप इसको ऐसे लिख सकते हो AD अपॉन AB is equal to AE अपॉन EC AC. कर सकते हो. ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना 2 स्लाइड पहले कि इसमें जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो. चलो 3 क्वेश्चंस और हैं. टाइम है आप लोगों के पास 1-1 मिनट सारे क्वेश्चंस के लिए. इट्स 16:21 इन माय वॉच. यू हैव टाइम टिल 16:25. जस्ट 1 minute फॉर ईच क्वेश्चन.
हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? यस गुड। सर आपने आंसर में 11 लिखा है ना? हाँ, -11 नहीं है यार, -11 कैसे हो सकता है? वो 17 है और 11 है। सर डन। वेरी गुड। सर थर्ड का आंसर 3 सेंटीमीटर है। या इवन आई डोंट नो, लेट अस चेक, इवन आई डोंट नो। थर्ड का आंसर शायद मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, और मे बी आई फॉरगॉट टू राइट। तो 6 और 9 यार, ये तो आसान सा है। 2 हाँ, सर 3 3 होगा। आ रहा है। 3 आएगा, 3 आएगा, हाँ सर 3 आ रहा है। 3 आएगा। देखो ना, 2/6 विल बी इक्वल टू AE/9। यस सर 3। ठीक है, so this is 1/3 and this is 3, so AE will be equal to 3. See, I have solved all the questions here. पहले का आंसर जो है x equal to 11 आएगा। कैसे किया? 4/x-4 is equal to 8/3x-19। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले ये 4 दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, इसको मैंने कैंसिल करके यहाँ पे 2 कर दिया। So 3x-19 will be equal to 2x-8। 2x-8 कैसे हुआ सर? ये 2 into x-4 करेंगे तो 2x-8 हो जाएगा। सो अब 3x में से 2x को सेपरेट किया तो x हो गया, और -8 + 19 -8 + 19 किया तो ये that will become 11, so x will become 11. So this was how I solved question number 1. Question number 2 में क्या किया? When I saw question number 2, I thought let us try to do this calculation in some fun manner. कैसे क्या करेंगे सर? कैसे करेंगे सर फन मैनर में? देखिए, 4/AD/this AD अब देखो, AD और DB अपन क्या लिखते हैं? AD/AB। एक अपन ने रिलेशन पढ़ा था ना, जो पिछले क्वेश्चन में आपके फ्रेंड ने भी बताया था कि AD/AB इज इक्वल टू AE/EC। इस रिलेशन को भी अपन यूज कर सकते हैं। तो AD मुझे 4 दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है? 4 + 4.5 विच इज इक्वल टू 8.5। AE मुझे कितना दिया हुआ है सर? मुझे 8 दिया हुआ है, एंड दिस इज AC। AC तो मुझे को कैलकुलेट करना है। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो यू डायरेक्टली गेट द वैल्यू। एक और आसानी मुझे यहाँ ये मिल गई थी, जब मैंने इस 8.5 को देखा ना, आई रियलाइज दैट दिस 8.5 इज नथिंग बट 17 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने इसको 17 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। ये जो 2 है ये ऊपर आ गया, और 4 into 2 से ये 8 कैंसिल हो गया। सो दैट गिव्स मी AC इज इक्वल टू 17। ठीक है। सिमिलरली जब मैंने थर्ड क्वेश्चन को देखा तो मैंने क्या किया? D and D are points on AB and AC respectively। तो
AD2 था, AB6 था, तो 2/6 विल बी हियर। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे AE मुझे नहीं पता था, तो ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. So the value of AE will be equal to 3. So this is how we all were supposed to solve these questions. एक क्वेश्चन और है, इसको कर लो, या इसका अभी तो टाइम है तो इसको कर लो, ठीक है? We have 2 minutes now, तो 2 मिनट में क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। हुआ किसी का? ट्राई किया किसी ने? यस सर, हो गया। वेरी गुड, Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्या करना है, ट्रायंगल ए, हाँ जी, जी सर लिख के हो गए या आ गए? आ गया। देखो ना, देखो ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहले आप बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओ, तो व्हाट यू विल गेट, AL अपॉन AC इज इक्वल टू AM अपॉन AB। सिमिलरली आप क्या करो, ट्रायंगल ADC में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओ, तो AL अपॉन AC विल बी इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो व्हाट वी विल गेट, AL अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, AN upon AD, I mean, I'm sorry, AL upon AD will be equal to AM upon AN upon AD. So this is how you were required to solve this question. ठीक है, अभी आप लोग जाना मत, मैं आप लोग की जरा अटेंडेंस ले लूं, then you guys can leave. The class is over as of today, but you guys please don't leave now. ठीक है, मैं आप लोग की जरा अटेंडेंस ले लूं। सर लेकिन पहले 50 थे। क्या? हाँ, तो अब जो गए वो लेकिन गए, अब जो गए उनकी अटेंडेंस नहीं आएगी भाई। आप लोग, अच्छा, इस कॉलेज में क्या होता था कि जब हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होती थी ना, उस समय फुल अटेंडेंस रहती थी, लेकिन जब क्लासेस खत्म होने वाली होती थी तो फिर अटेंडेंस कम होने लगती थी। तो हमारे प्रोफेसर्स ने क्या किया, उन लोगों ने क्लास के बीच में या फिर क्लास के लास्ट में अटेंडेंस लेना शुरू कर दिया। हालांकि आज की अटेंडेंस का आई विल आस्क देम टू नॉट टू कंसीडर टुडेज अटेंडेंस, क्योंकि कई लोग के नेट में प्रॉब्लम थी, कई लोगों के नेट में प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट मेरे भी नेट में प्रॉब्लम हो सकती थी, बट लकीली द हमारी क्लास पूरी हो पाई। Gujarat is full of surprises. Every year this place gives me different form of surprises. Last year when I was in Junagadh, तब मुझे वहां पे मैंने बारिश देखी थी, that was a different kind of बारिश। Here नहीं, there the summer was different kind, यहाँ पे बारिश is of different kind। Anyways, चलो guys, तो एक मिनट, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कहाँ से होगी? अब